उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में अप्रैल के शुरुआत में ही भीषण गर्मी ने दस्तक दे दी थी। राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर तो आलम यह था कि अप्रैल के महीने में ही लू जैसी संभावना पैदा हो गई थी। मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार दिल्ली एनसीआर में आज भी जो तापमान है वो 40 डिग्री सेल्सियस को टच कर सकता है। यानी आज भी दिल्ली वासियों को 40 डिग्री की गर्मी का टॉर्चर झेलना पड़ सकता है। और आज गुरुवार सुबह से ही राजधानी दिल्ली के आसमान में तेज धूप खिली हुई है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे पीछे ऊपर आसमान में देख सकते हैं कि धूप के तेज थपेड़े लोगों के ऊपर पड़ रहे हैं और यही तीखी चिलचिलाती धूप जो है वो लोगों को परेशान करती हुई दिखाई दे रही है। और ये तेज धूप के थपेड़े ही लोगों के पसीने छुड़ाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में तो आलम यह है कि इस तेज चिलचिलाती धूप से बचने के लिए लोग छाया का सहारा ले रहे हैं और अपना सर भी ढकते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की अगर हम बात करें तो मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जताया है उसके अनुसार आज दिल्ली में ऐसे ही आसमान में तेज धूप खिली रहेगी। हालांकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय जरूर हुआ है ऊंचे पर्वतीय वाले क्षेत्र वाले इलाकों में, जिसकी वजह से जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर बूंदाबांदी होने की संभावना है और वहां पर जो तापमान लगातार बढ़ रहा था उसमें भी मामूली गिरावट देखने को मिल सकती है। और यही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाले दिनों में उत्तर भारत के इलाकों में थोड़ी राहत ला सकता है, ऐसा मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जताया गया है। वहीं अगर हम दिल्ली के आज के न्यूनतम तापमान की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान दिल्ली का मौसम विभाग की तरफ से 20 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच बने रहने की संभावना जताई है। वहीं देर शाम आज तेज धूल भरी हवा भी राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है, जिसकी गति 10 से लेकर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। कुल मिला के अगर हम मौसम की बात करें आने वाले दिनों में तो आज दिल्ली में भले ही तेज धूप खिली हुई है लेकिन अगले 2 दिन बादल छाए रह सकते हैं। लेकिन ये जो राहत है उत्तर भारत के लोगों को ज्यादा दिन नहीं मिलेगी, क्योंकि सोमवार से एक बार फिर से उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में जो तापमान है वो एक बार फिर से बढ़ने लगेगा और लोगों को इसी तरीके से चिलचिलाती गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट बलदेव के साथ उज्जवल कुमार, JK 24/7 न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खेल का महाकुंभ होने जा रहा है। यह खेल का महाकुंभ 19 तारीख से 23 अप्रैल तक लगातार अनवरत जारी रहेगा, जिसमें तकरीबन 9 से भी अधिक डिग्री कॉलेज के छात्र एवं छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। इसका उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री एवं लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह करेंगे। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पे इस खेल कूद की प्रतियोगिता को और खेल के प्रतिभागियों को उनके क्षेत्र में अग्रसित करने के लिए खेल के इस महाकुंभ का आयोजन किया है। यह आयोजन केडी सिंह बाबू स्टेडियम में होगा। राजधानी लखनऊ की शान माने जाने वाले केडी सिंह बाबू स्टेडियम से कई खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाया है। उसी के मद्देनज़र अब 19 तारीख से लेकर के 23 अप्रैल तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम राजधानी लखनऊ में खेल होंगे, जिसको खेल महाकुंभ कहा जाएगा, जिसका उद्घाटन राजनाथ सिंह करेंगे। राजनाथ सिंह खासकर इस उद्घाटन से उन खिलाड़ियों को अग्रसित करना चाहते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में विशेषकर बड़ा नाम कर रहे हैं। इन खेलों में कबड्डी, खो खो, इस तरीके के तमाम वो खेल हैं जिन्हें देश के अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रखे जाने का काम किया जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उद्घाटन करने के साथ साथ कार्य समिति की बैठक भी करेंगे और बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों और आने वाले कार्यों की योजनाओं को बनाया जाएगा। 19 तारीख से 23 तारीख तक केडी सिंह बाबू स्टेडियम में यह खेल अन्य जिलों से आए प्रतिभागी खेलेंगे और साथ ही साथ इन खेलों में खो खो को और कबड्डी को मुख्य भूमिका में रखा जाएगा। कबड्डी को मुख्य तौर पर राष्ट्रीय पटल पर रखने के कार्य के लिए इस खेल को आगे बढ़ाए जाने का कार्य किया जा रहा है और 19 तारीख से ये खेल शुरू होंगे, जिसमें 9 से भी अधिक डिग्री कॉलेज प्रतिभाग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 9 डिग्री कॉलेजेस को मिला करके लगभग 150 से भी ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सिर्फ एक खेल में ही प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि आने वाले प्रतिभागियों खिलाड़ियों की उचित व्यवस्था की जाए, उनके खान पान और रहने की भी व्यवस्था की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट किशन के साथ गौरव पांडे, JK 24/7 न्यूज़, लखनऊ।
नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और मैं हूं धनराजगढ़ राजधानी देहरादून से। और बात करेंगे उत्तराखंड के अंदर डेंगू का प्रकोप बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि डेंगू ने उत्तराखंड के अंदर दस्तक दे दी है। और इस बार माना जा रहा है कि मानसून से पहले ही कहीं ना कहीं डेंगू अपनी दस्तक उत्तराखंड के अंदर दे चुका है, क्योंकि कई मरीज डेंगू के निकलकर सामने आ चुके हैं। और अभी तक देखा जाए कि जो टेस्टिंग है वो भी शासन प्रशासन की तरफ से बढ़ा दी गई है, यानी कि अभी तक देखा जाए तो 1000 से भी अधिक जो टेस्ट हैं वो जनता के किए गए हैं। लेकिन उनमें से देखा जाए कि कई लोगों की में पुष्टि हुई है डेंगू की, और जिसमें एक मौत भी राजधानी देहरादून के अंदर हो चुकी है, जिसको लेकर अब जो सीएमओ है मनोज कुमार वो कहीं ना कहीं सख्त होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम तरह के जो नियम हैं उसके लिए एसओपी जारी कर दी गई है। और सभी विद्यालयों और चिकित्सालयों में भी निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत जो इस तरह के मरीज हैं उनको इलाज में ना आए, उसके लिए तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो चिकित्सालयों में की जाए। और इसके साथ ही विद्यालयों को भी निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों में डेंगू की बीमारी ना फैले, उसको लेकर तमाम जो उपाय होते हैं वो किए जाएं, यानी कि विद्यालयों में साफ़ सफाई रखी जाए और कहीं पर भी रुका हुआ पानी जमा ना हो, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जो डेंगू का मच्छर है वो कहीं ना कहीं रुके हुए साफ पानी में पैदा होता है, और ऐसे में डेंगू का लार्वा पैदा होता है, जो कि मच्छर बनने से कहीं ना कहीं लोगों में डंक भरता है और जिससे कहीं ना कहीं डेंगू की बीमारी फैलती है। उससे की रोकथाम के लिए तमाम तरह के जो उपाय हैं वो सीएमओ की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही देखिएगा कि जब भी डेंगू की ऐसी बीमारी आती है तो कहीं ना कहीं जो टेस्ट हैं उनके रेट बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन इस बार सीएमओ ने सख्त निर्देश दिए हैं और सभी चिकित्सालयों को, प्राइवेट चिकित्सालय हो या फिर सरकारी चिकित्सालय हो, सभी को निर्देश जारी किए गए हैं कि तय सीमा के अनुसार ही वो डेंगू के टेस्ट के मूल्य लेंगे। यदि कोई ज़्यादा लेता हुआ पाया गया तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। तो कहा जा सकता है कि डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर आ चुका है और सीएमओ भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर हैं। लगातार जो है इस तरह के जो उपाय हैं वो कहीं ना कहीं डेंगू से बचाव के लिए किए जा रहे हैं। उसके साथ ही जागरूकता अभियान भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से चलाया गया है और सभी को जागरूक किया जा रहा है और सभी को बताया भी जा रहा है कि डेंगू से बचने के क्या कुछ उपाय कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ धनराजगढ़ जेके 24/7 न्यूज़ देहरादून। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम सिटी रिपोर्टर में। और मैं देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह आपके सामने हाजिर हूँ बड़ी खबर लेकर के। बड़ी खबर है उत्तराखंड हाईकोर्ट से। उत्तराखंड के नैनीताल में ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ी हो गई है, जिसका संज्ञान उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिया है। मुख्य न्यायाधीश जे नरेंद्र ने इसकी पीठ ने सुनवाई करते हुए अजय रावत बनाम यूनियन ऑफ इंडिया से एक पीआईएल को जोड़ दिया और उन्होंने नैनीताल में 2 मंजिला निर्माण हो रही पार्किंग यानी अशोक पार्किंग के निर्माण पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि पुलिस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रैफिक प्लान बनाए और उसके आधार पे ट्रैफिक कंट्रोल करने का प्लान आगे बढ़ाए। उन्होंने कहा कि सोमवार तक इस पार्किंग निर्माण के काम पे रोक लगाई जा रही है। शुक्रवार को मुख्य न्यायाधीश खुद नैनीताल शहर का दौरा करेंगे। उनके साथ एक कमेटी होगी जो इस बात की समीक्षा करेगी कि नैनीताल में जो बड़ी ट्रैफिक समस्या है उसको किस तरह से निपटा जाए, कौन सा प्लान बनाया जाए जिससे निपटा जाए, जिससे इस समस्या का बड़ा और अस्थायी समाधान मिल सके। उन्होंने कहा कि अशोक पार्किंग निर्माण जिसमें अभी तक 90 गाड़ियाँ पार्क होती थी, 5 करोड़ 26 लाख से उसको डबल किया जा रहा है और उसमें सिर्फ 110 गाड़ियाँ पार्क होंगी, यानी 20 गाड़ियों के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने पर भी माननीय न्यायालय ने आपत्ति जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो नैनीताल शहर है इसमें जिस तरह से ट्रैफिक आ रहा है इसका एक गहन समीक्षा करने की ज़रूरत है। उन्होंने पुलिस को ये निर्देश भी दिया कि नैनीताल में ट्रैफिक का दबाव किस तरह से है, कितने लोग कहाँ के लिए आते हैं, इसकी एक गहन जानकारी जुटाई जाए और उसके आधार पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ट्रैफिक कंट्रोल का प्लान बनाया जाए। उन्होंने आईआईटी के प्रोफेसर चक्रवर्ती जो कि वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित थे, उनसे भी कहा कि नैनीताल की वेट बियरिंग क्षमता
की पता लगाया जाए। उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक को रेगुलेट करने में काफ़ी आसानी होगी। माननीय न्यायालय की पीठ ने ये भी कहा कि रानी बाग में एक बड़ा ट्रैफिक कंट्रोल हब बनाया जा सकता है, जहाँ पे सीसीटीवी लगा करके माइक्रोफोन और स्पीकर की व्यवस्था करके बाहर से आने वाले यात्रियों को सुविधा भी प्रदान की जा सकती है और जो ट्रैफिक एक बड़ी समस्या है उससे निपटा भी जा सकता है। तो अब कल यानी शुक्रवार को जब मुख्य न्यायाधीश जे नरेंद्र और उनके साथ एक कमेटी जो ट्रैफिक नियंत्रण के उपायों के लिए बनाई गई है, वो नैनीताल शहर का भौतिक दौरा करेंगे, निरीक्षण करेंगे और उसके बाद एक प्रैक्टिकल प्लान शायद इम्प्लीमेंट हो, धरातल पे उतरे, जिसके बाद नैनीताल शहर में आने वाले लोगों को सुविधाएं भी मिले और जो स्थानीय लोग हैं जिनको गर्मियों के सीज़न में जब टूरिस्टों का सीज़न होता है बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है, शायद उनकी समस्याएं भी कम हो। तो सबकी निगाहें अब उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए बनी कमेटी के दौरे और उसके बाद उनके निष्कर्षों पर लगी हुई है कि किस तरह से कौन सा प्लान बनता है और क्या वाकई नैनीताल ट्रैफिक की बड़ी समस्या से मुक्त हो सकता है। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र थपलियाल के साथ JK 24/7 के लिए देहरादून से धीरेन्द्र प्रताप सिंह। अमरावती ने भरी उड़ान, विदर्भ के दूसरे शहरों से शुरू हुई हवाई सेवा, सीएम डिप्टी सीएम की मौजूदगी में ऐतिहासिक लम्हा। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज का खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर। मैं हूं इरशाद अहमद। आज बात करते हैं अमरावती एयरपोर्ट के शुभारंभ की। अमरावती एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ है जो ऐतिहासिक पलों से कम न था, क्योंकि अब ये शहर देश के विमानन नक्शे पर दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और दोनों उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजित पवार की मौजूदगी में, खास तौर से केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री की मौजूदगी में ये पल जो है वो खास रहा है। पहली वाणिज्य उड़ान में सफर कर इसकी शुरुआत की गई है। खास तौर से जो बेलोरा स्थित अमरावती एयरपोर्ट से जो उड़ान भरी गई है वो ऐतिहासिक पल रहा है। आज पहली बार जो है वाणिज्यिक उड़ान ने उड़ान भरी और एक ऐतिहासिक पल को जन्म दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो खुद इस उड़ान में अमरावती पहुंचे, उन्होंने इस मौके पर बड़ा ऐलान भी किया है। अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा पायलट प्रशिक्षण संस्था बनने जा रहा है। अमरावती अब सिर्फ उड़ान नहीं भरेगा बल्कि युवाओं को पायलट बनाने का हब भी बनेगा। यह हवाई अड्डा अब केवल सुविधा नहीं, विकास का केंद्र होगा। इससे पहले जो है इस पहल के पीछे जो है केंद्र सरकार की उड़ान योजना है, जिसका मकसद आम आदमी को भी हवाई यात्रा का लाभ देना है। इस सेवा से अमरावती को नागपुर, मुंबई जैसे बड़े शहरों से सीधी कनेक्टिविटी मिल चुकी है। वहीं उद्योग और पर्यटन के लिए भी ये एक नई राह खोल रहा है। तो अब विदर्भ की हवा जो है, हवा भी उड़ान भर चुकी है। क्या इससे क्षेत्र को नया आयाम मिलेगा? आने वाले समय में हम देखेंगे कि अमरावती का नाम किस तरह से ऊंचाइयों को छूता है। JK 24/7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन बाकिर अंसारी के साथ मैं इरशाद अहमद, अमरावती। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं हूं मनीष कुमार। इस वक्त बिहार में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो गई है। इशारों में जो है दिलीप जायसवाल के बयान से जो है चिंगारी भड़क गई है। एनडीए गठबंधन में जो है वीआईपी सुप्रीमो के जाने की संभावना का ऐलान भी हो चुका है। इसी कड़ी में जो है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने ऐलान किया है कि मैं इंडिया गठबंधन के साथ हूं और आगे भी रहूंगा और तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ूंगा। बिहार में जो है सरकार बननी है और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा।
इसी कड़ी में जो है समस्तीपुर में जो है राजस्व मंत्री संजय सराम बंगी आते हैं। उनका एक बयान जारी होता है, वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों का हितैषी है। अभी जो है जितने भी बिहार के अंदर में जो है राजनीतिक दल है, अभी एक दूसरे पर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं। एक दूसरे को जो है आने का जाने का संभावना भी जारी है। आज जो है इसी कड़ी में जो है पटना में इंडिया गठबंधन का जितने भी तमाम घटक दल है सभी का बैठक जारी है। सभी दल जो है वहां पहुंचे हुए हैं। अब देखना है कि आगे क्या सब कुछ ठीक ठाक रहता है कि नहीं रहता है। चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, सभी में जो है कहीं ना कहीं जो है उठा पटक जो है जारी है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जो जितने भी प्रतिनिधि हैं वो भी जो है बिहार के अंदर जो है अफसरशाही भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है गोलबंद हो रहे हैं, क्योंकि 24 अप्रैल को जो है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जो है मधुबनी आ रहे हैं। इसी कड़ी में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के जितने भी प्रतिनिधि हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि हम लोग जो है प्रधानमंत्री को जो है काला बिल्ला दिखाएंगे, क्योंकि बिहार के अंदर जो है जितने भी गरीब किसान मजदूर है सभी का बात जो है कोई भी अफसर नहीं सुनते हैं, बिल्कुल जो है आनाकानी करते हैं। अगर कोई भी प्रतिनिधि अगर जो है उसको फोन लगाते हैं उनका भी बात जो है अफसर सुनने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं जो है अपने आप को जो भी प्रतिनिधि हैं, चाहे जो है छोटे में अगर वार्ड सदस्य हो या पंचायत समिति हो या समिति हो या जो है मुखिया हो या सरपंच हो या जिला परिषद सदस्य हो या विधायक हो, बिहार में जितने भी अफसर हैं सभी कोई भी जो है किसी भी प्रतिनिधि को बात सुनने से मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। जितने भी प्रतिनिधि है सब जो है त्राहिमाम है। इसी अवरोध में जो है 24 अप्रैल को जो है लोग जो है प्रधानमंत्री को काला बिल्ला दिखाने के लिए जो है एकजुट हो रहे हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ समस्तीपुर बिहार से मनीष कुमार का रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज। खबर कर्नाटक के तारीखी शहर बीदर से। खबर है कि ऐसी खबर है, आज पत्रकार पर ही हमला किया गया। जी हाँ, 15 तारीख की रात देर रात यानी कि 9:30 बजे करीब सीएम सिद्धरामैया बीदर के दौरे पर आने वाले थे। 15 तारीख को रात 9 बजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से शजरकारी यानी कि पौधे लगाने का काम जारी था। उस पत्रकार ने जाकर कहा कि ऑफिसर से आखिरकार क्या वजह है कि देर रात तक आप शजरकारी का काम कर रहे हैं, पौधे लगाने का काम कर रहे हैं, क्या ये सीएम को खुश करने के लिए लगाया जा रहा है? ऐसे सवाल पर फॉरेस्ट ऑफिसर ने पत्रकार रवि पर हमला किया, गाली गलौज मारपीट की और एक यहाँ तक कह दिया कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि पत्रकार को किसी की जरूरत नहीं कि यहाँ पर कुछ सवाल किया जाए या ना किया जाए। पत्रकार के लिए सामान्य बात है कि आखिरकार सरकार के अधिकारी क्या कर रहे हैं, देर रात कहाँ जा रहे हैं, उन पर निगाह रखना एक पत्रकार की जिम्मेदारी है। ऐसे वक्त में क्या जिला इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंड्रे सीएम सिद्धरामैया को खुश करने के लिए देर रात तक यहाँ पर शजरकारी पौधे लगाने का काम किया है या फिर बीदर को सजाने के लिए काम कर रहे हैं? ऐसे वक्त में अगर पत्रकारों पर हमला होता रहा तो आखिरकार देश का क्या होगा? बीदर शहर में 2025 करोड़ रुपीस का डेवलपमेंट को लेकर सीएम सिद्धरामैया ने बहुत सारे यहाँ पर इफ्तिताह भी किया है, लेकिन ऐसे वक्त में एक पत्रकार पर हमला ये नाकाबिल बर्दाश्त है। तो इधर के जितने भी पत्रकार हैं एसपी यानी कि सुप्रीटेंडेंट ऑफ पुलिस से मुलाकात कर जल्द से जल्द उन मुलजिमों को गिरफ्तार करने की भी मांग की है। अब ये देखना होगा कि सरकार रवि पत्रकार को कितना इंसाफ दिलाती है। सिटी रिपोर्टर JK 24/7 न्यूज, मैं मोहम्मद नबी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सिटी रिपोर्टर और पीलीभीत की बड़ी खबर को लेकर के मैं हूं आपके साथ ऋतिक द्विवेदी। गर्मी की शुरुआत के साथ ही आग की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही हैं। एक तरफ दमकल विभाग संसाधनों की कमी से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ सरकारी कार्यालय भी इनसे अछूते नहीं हैं। पीलीभीत में जिला अस्पताल के साथ ही 3 मंजिला विकास भवन में भी आग से बचाव के इंतजामात नहीं दिखाई दिए हैं। हैरत की बात यह है कि आमजन को आग से बचाव की सीख देने वाले जिम्मेदार जिले के सरकारी कार्यालयों में ही नियमों की अनदेखी पर मौन है।
और व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। हालांकि यही हाल जिले की अन्य तहसील कार्यालयों का भी बना हुआ है। दरअसल कलेक्ट्रेट परिसर में 3 मंजिला इमारत में विकास भवन बना हुआ है, जिसमें 24 से अधिक विभाग हैं। अधिकांश कार्यालय 3 कमरों में संचालित हैं। हर विभाग में मुख्य अधिकारी कक्ष के साथ ही सैकड़ों कर्मचारी भवन में कार्यरत हैं। रोजाना काम के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भी आवाजाही रहती है। इसके बाद भी यहां अग्निशमन यंत्रों को लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है। सुरक्षा के लिहाज से भवन के तीनों तलों में एक फायर सिलेंडर तक नहीं लगाया गया है। ऐसे में हादसे के समय स्थिति क्या हो सकती है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि विकास भवन में तीनों तलों पर खुली वायरिंग का मकड़जाल भी है, जो कि हादसे का कारण बन सकता है। खुली हुई वायरिंग के लिए किसी भी तरह का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। इससे शॉर्ट सर्किट होने पर भी बड़ी घटना हो सकती है। जिम्मेदारों ने इसे भी व्यवस्थित नहीं कराया है। हालांकि विकास भवन में कुछ साल पहले DPRO कार्यालय के अधीन संचालित स्वच्छ भारत मिशन कक्ष में शॉर्ट सर्किट की वजह से आगजनी की घटना हुई थी। हादसे में कंप्यूटर सहित कई सरकारी दस्तावेज भी जलकर खाक हो गए थे, लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं चेते। हालांकि कागजों पर दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन विकास भवन में आग से बचाव के लिए अग्निशमन यंत्रों का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट कपिल गुप्ता के साथ मैं ऋतिक द्विवेदी, JK 24x7 न्यूज़, पीलीभीत। आप देख रहे हैं सिटी रिपोर्टर। मैं सुनील कुमार कानपुर से। कानपुर में एक मामला सामने आया है जो कि नर्सिंग कॉलेज से जुड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि नर्सिंग कॉलेज की छात्रा आरोही ने आज सुबह 7:30 बजे आत्मदाह करने की गेट पर कोशिश की और आरोही की सहेलियों ने चौबेपुर थाने में फोन किया और पुलिस मौके पर पहुंचकर आरोही को शांतिपूर्वक कराया गया। वहीं आरोही का आरोप है कॉलेज प्रबंधक के ऊपर अतिरिक्त फीस जमा कराने को लेकर ये मामला हुआ है, जो कि आरोही का नहीं देने दिया एग्जाम, और इसी वजह से आरोही ने ये कदम उठाए थे। आपको बता दें कि आरोही ने आरोप और लगाए हैं कि पिछली बार भी इनके कॉलेज प्रबंधक के ऊपर आरोप लगाए हैं कि पिछले और भी कई बच्चों के साथ ऐसा हो चुका है। इसका बात अगर की जाए तो वहीं अगर बात की जाए जिस वक्त ऐसे बच्चों के साथ ये स्कूल प्रबंधक भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन पर देखने वाली बात यह है कि किस तरीके से जिला अधिकारी या उच्च अधिकारी इस पर कार्रवाई करते हैं। वहीं आरोही थाने से किसी तरीके संतुष्टि नहीं हुई तो आरोही कानपुर DM कार्यालय पहुंची, जो कि DM कार्यालय में मीडिया के सामने रूबरू होकर अपनी आपबीती बताई और रोते हुए बयान भी जारी किया। वहीं आपको बता दें जिस तरीके से आरोही का कहना है कि ये इंदौर क्षेत्र की रहने वाली है और ये कानपुर के साई नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग का पढ़ाई कर रही थी और इसमें जो है 2000 अतिरिक्त फीस जमा करने को लेकर विवाद छिड़ा और आज आत्मदाह करने की कोशिश की। और वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से आज इसका एग्जाम चल रहा था उसे परीक्षा नहीं देने दिया गया, तब इसने ये आज कार्य किया। और हर तरीके से बात की जाए ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, ऐसे विद्यालय में जो भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, इन पर अब सरकार या कानपुर प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है और विद्यालय पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं और उस पर निराधार है या इसके कुछ सच्चाई भी सामने देखने को मिल रही है। अब अभी हम इस चीज को पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि आखिर में आरोही ने जो आरोप लगाए हैं वो सच है या झूठे हैं। इसकी जांच का विषय होगा, जो कि कानपुर DM कार्यालय से किसको जांच सौंपी जाती है, किस तरीके से इस पर कार्रवाई होगी। वीडियो जर्नलिस्ट के काला के साथ सुनील कुमार, JK 24 न्यूज़, कानपुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज जमकर पलटवार किया विपक्षियों के ताने बाने पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने तमाम विपक्षियों के अभी तक जो बयान आ रहे थे उस पर पलटवार करते हुए कहा कि मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश में जिस तरीके की हिंदुओं के प्रति हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं और वहीं विपक्षियों ने जिस तरीके से मौन
साध रखा है, इसे सीधे तौर पे कहा जाएगा तो उनकी विचारधारा ये साफ तौर पर दिखाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पिछली सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछली सरकार एक जनपद एक माफिया के तौर पर काम करती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जो भाजपा सरकार है वो एक जिला एक मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर काम कर रही है। पिछली सरकार में और इससे पहले की सरकारों के दौरान इंसेफ्लाइटिस में हजारों बच्चे काल कवलित हो जाते थे, हजारों बच्चों की जान चली गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद इस पर भी काम हुआ और इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरीके से ख़त्म करने की कवायद हुई, जिससे हजारों बच्चों की जानें बची। वहीं एक्सप्रेसवे को लेकर के भी उन्होंने सपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को उन्होंने आनन फानन में शिलान्यास कर दिया और जिसकी कीमत उन्होंने 15,000 करोड़ से ऊपर रखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई और फिर से उसका रीडिज़ाइन किया गया तो उसकी कीमत निकली 11,200 करोड़ रुपए, जिसमें कई हजार करोड़ रुपए जनता के बचाए गए। लेकिन अगर यही सपा सरकार होती तो योगी ने कहा कि इस जो पैसे को बचाया गया है वो सीधे तौर पर लंदन के होटल्स में लगता। वहीं ममता बनर्जी के तमाम बयानात पर भी योगी आदित्यनाथ ने बड़ा पलटवार किया। कैमरा पर्सन किशन के साथ शिव प्रताप सिंह, जेके न्यूज़, लखनऊ। सिटी रिपोर्टर देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। भीषण गर्मी के दिनों में आम लोगों के साथ जंगली जानवरों को भी पानी के लिए जूझते देखे जा सकते हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो पानी के किल्लत के चलते या पानी की जंगलों में समस्याओं के चलते जो जंगली जानवर है रिहायशी इलाके में घुस आते हैं, वहीं कई बार ग्रामीणों के ऊपर हमला भी कर देते हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पर जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, वनांचल के लोग हैं, वो महुआ के फूल बीनने या चार की गुठली के लिए जंगलों के आसपास जाते हैं और इस प्रकार जंगली जानवरों के बीच शिकार हो जाते हैं। वहीं वन विभाग के द्वारा कई बार इनके लिए हिदायत भी जाती है और किसी प्रकार घटना होने पर सहयोग और इलाज भी कराया जाता है। लेकिन अगर कुछ जो समाजसेवी या जानकार हैं उनकी माने तो वन विभाग के द्वारा जो वन्य प्राणी हैं उनके लिए जंगलों में डबरी या तालाब का निर्माण किया तो गया है, लेकिन भीषण गर्मी के दिनों में ये नदी, तालाब और डबरी जैसे जो निर्माण किए हैं वो सूख जाते हैं। अगर वहीं नलकूप खनन करके सौर ऊर्जा के माध्यम से उन डबरी या तालाबों में पानी डाला जाए तो जो जंगली जानवर है वे रिहायशी इलाके में नहीं घुस पाएंगे और वहीं पर वो अपने पानी की व्यवस्था उनकी होने से इसमें इन घटनाओं में काफी हद तक कमी होने की संभावना बताई जाती है। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि प्रशासन और वन विभाग के द्वारा जो जंगली जानवरों के लिए पानी की समस्या के चलते रिहायशी इलाके में घुसते हैं और इस प्रकार की घटना सामने आती है, उसमें अंकुश लगाने के लिए किस प्रकार कदम उठाया जाता है और इसमें कितनी कमी आएगी ये आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। जेके 24 के लिए छत्तीसगढ़ गरियाबंद से कैमरामैन आत्मा ठाकुर के साथ वीडियो जर्नलिस्ट परमेश्वर राजपूत।